हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्पटन इफ़ेक्ट या फिर कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, या फिर कह लीजिए हम इसे पढ़ते क्यों हैं। तो कॉम्पटन इफ़ेक्ट को स्टडी करने का दो मेन कारण है। तो पहला रीज़न तो ये है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं तभी कॉम्पटन इफ़ेक्ट एक्सप्लेन हो पाता है। यानी कि ये कॉम्पटन इफ़ेक्ट ये शो करता है कि एक वेव प्योरली वेव ही नहीं है, वो पार्टिकल की तरह प्रॉपर्टी रखता है। एक वेव एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। यानी कि कॉम्पटन इफ़ेक्ट यह शो करता है कि एक वेव पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न यह है कि मटेरियल के प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है कॉम्पटन इफ़ेक्ट से। कैसे मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है, इसको समझते हैं हम एक एग्जांपल से। मान लीजिए हम एक मटेरियल लेते हैं और हमें उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पता करनी है। तो हम मटेरियल की प्रॉपर्टी तभी पता कर सकते हैं जब उस मटेरियल के छोटे छोटे पार्टिकल हमें दिखाई दें। छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एटम। तो इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्वांटम पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो इनका अरेंजमेंट कैसा है, उस मटेरियल के एटम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आउटर सेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये सारी चीज़ें हम तभी बता सकते हैं जब हम छोटे छोटे पार्टिकल को देख सकें। तो डायरेक्टली तो हम तो देख नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं। और लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जो हमें या फिर जो हमारा डिटेक्टर डिटेक्ट करता है तो उससे पता चलता है उसकी प्रॉपर्टी। और कॉम्पटन इफ़ेक्ट में भी हम लाइट इंसिडेंट करवाते हैं या फिर कह लीजिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट कराते हैं। तो उसका कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है और कुछ एनर्जी से एक दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्कैटर होता है। तो इस स्कैटर्ड वेव को हम डिटेक्ट करते हैं और फिर मटेरियल के बारे में हम जान सकते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग के कुछ एजम्पशंस होते हैं जो खुद कॉम्पटन ने दिए थे 1923 में, जब वो इस थ्योरी को बताए थे। तो पहला एजम्पशन है, लेट अस एज्यूम दैट स्कैटरिंग टेक्स प्लेस इन एक्स वाई प्लेन। तो इसका मतलब है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग एक प्लेन में होती है, उस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन मान लेते हैं। रियल में स्कैटरिंग तो 3D में होती है। तो हम ये 2D में क्यों मान रहे हैं, एजम्पशन क्यों ऐसा लिए हैं, क्योंकि कॉम्पटन स्कैटरिंग को समझने के लिए हम सबसे सिंपलेस्ट मेथड लिए हैं। वो क्या है कि अगर हम प्लेन में ले लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, हमें समझने में आसानी होगी। तो पहले तो हम कंसेप्ट समझें, 3D में तो हम बाद में कर ही लेंगे। तो इसलिए उन्होंने सबसे सिंपलेस्ट केस में एक प्लेन में माना था। इसलिए कॉम्पटन ने माना कि स्कैटरिंग एक प्लेन में होती है। अब दूसरा एजम्पशन है, इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट एट द टाइम ऑफ कोलिजन विथ एक्स रे और गामा रे। तो इसका कहने का मतलब है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग में हम एक्स रे या फिर गामा रे इंसिडेंट कराते हैं। और जब ये एक्स रे और गामा रे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन को हम रेस्ट में मानते हैं कोलिजन के समय। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए और उसको फिर रेस्ट में कर दिए और फिर लाइट या फिर क्या कर लेते हैं एक्सरे इंसिडेंट कराते हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन तो मटेरियल में ही रहेगा, वो अपने एटम के चारों ओर घूमता रहेगा। तो मटेरियल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें से कुछ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो उसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और कुछ इनर वाले यानी कि इनर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उन्हें बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब हम एक्सरे इंसिडेंट कराते हैं तो बाउंड वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है या फिर
फ्री वाले इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हम एक्सरे या फिर गामा रे ही इंसिडेंट क्यों कराते हैं, इससे कम एनर्जी वाली लाइट जैसे विजुअल का कोई लाइट इंसिडेंट क्यों नहीं कराते हैं। हम इलेक्ट्रॉन को कोलिजन के समय रेस्ट में ही क्यों मानते हैं। तो ये जितने सारे क्वेश्चन मन में उठ रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन मन में ये भी उठ रहा है कि मटेरियल पर हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं कॉम्पटन स्कैटरिंग में, तो लाइट स्कैटर हो जा रही है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने तो पढ़ ही लिया है, तो उसमें भी तो हम मटेरियल पर ही लाइट इंसिडेंट कराते हैं, तो वहाँ लाइट पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। सेम ही मटेरियल पर हम लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, कॉम्पटन स्कैटरिंग में लाइट स्कैटर हो जाती है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट एब्जॉर्ब हो जा रही है। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी मज़ेदार हैं, इसको हम आगे देखेंगे। तीसरा एजम्पशन है इंडिविजुअल एक्सरे एंड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द कोलिजन, मतलब कि एक एक्सरे एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ पार्टिसिपेट करता है। एक इलेक्ट्रॉन के साथ दो एक्सरे हम इंटरेक्ट नहीं करवा सकते हैं या फिर कोलिजन नहीं करवा सकते हैं, ऐसा हमने माना है। फोर्थ है स्कैटरिंग इज रिलेटिविस्टिक, तो एक्सरे की जो एनर्जी होती है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, और इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास कितना होगा, रेस्ट मास एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर कह लीजिए 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी एक्सरे से सिर्फ 500 टाइम्स ही बड़ा है। तो एक्सरे की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मास एनर्जी के कंपेरेबल ही है। अगर इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी एक्सरे के एनर्जी से 900 टाइम्स भी बड़ा होता, तब भी हम ये रिलेटिविस्टिक केस लेते हैं, क्योंकि जब हम दो चीज़ों के एनर्जी में कंपेयर करते हैं, अगर 100 टाइम्स या 200 टाइम्स 500 टाइम्स या फिर 900 टाइम्स इतना रहता है, तो हम उसे कंपेरेबल ही मानते हैं, और जब दोनों की एनर्जी कंपेरेबल है तो रिलेटिविस्टिक हो गया। और एक लास्ट पॉइंट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम आर वैलिड, तो हम एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन करके स्कैटर्ड लाइट के वेवलेंथ और इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो हमारा इस प्रकार का कुछ फिगर है, इलेक्ट्रॉन को हम रेस्ट में माने हैं और एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं जो कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है। ये सिचुएशन है कोलिजन से पहले, और कोलिजन के बाद लाइट स्कैटर्ड हो जा रही है थीटा एंगल पर अपने इंसिडेंट डायरेक्शन से, और उस स्कैटर्ड लाइट का वेवलेंथ लैम्डा डैश है, और इलेक्ट्रॉन रिकॉल हो जाता है फाई एंगल पर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन से। अब जब भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो उसे हम एक स्पेशल नाम देते हैं, तो उस लाइट को लाइट न कहकर अब फोटॉन कहेंगे हम, वो स्पेशल नाम यही है फोटॉन। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग भी तभी एक्सप्लेन हो पाता है जब हम लाइट को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम एक पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये है एक फोटॉन जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, और ये जो सिचुएशन है ये कोलिजन के पहले का है, और ये सिचुएशन कोलिजन के बाद का है। हमने इधर एक्स एक्सिस और ऊपर वाई एक्सिस मान लिया है, और ये सारे जितने भी हम टर्म यूज किए हैं उस सभी का हमने नाम दे दिया है। तो अब करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन रिलेटिविस्टिक केस में करेंगे। तो इसका एनर्जी हो गया Sc/λ, इसका एनर्जी होगा, ये तो रेस्ट में माने हैं तो इसका सिर्फ रेस्ट मास एनर्जी ऐड होगा m0c²। तो इनिशियल में कोलिजन से पहले यही दो टर्म आएंगे बस, और कोलिजन के बाद एनर्जी क्या होगा देखते हैं। इसका एनर्जी हो जाएगा जो फोटॉन स्कैटर हो रहा है उसका हो जाएगा Hc/λ डैश,
इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रिलेटिविस्टिक केस में mc²। तो mc² को हम एक दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, इसके मोमेंटम के टर्म में, √p² प्लस m0² c⁴। तो ये हमारा है कोलिजन के पहले की एनर्जी और ये है कोलिजन के बाद की टोटल एनर्जी। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब कोलिजन से पहले जितनी एनर्जी रहेगी कोलिजन के बाद भी उतनी ही एनर्जी रहेगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि एनर्जी टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगी, यानी कि एनर्जी कोलिजन से पहले जितना रहेगी कोलिजन के बाद भी उतना ही एनर्जी रहेगी। इसलिए हमने ये दोनों को इक्वल कर दिया है, कोलिजन के पहले वाली एनर्जी को और बाद वाली एनर्जी को। अभी इसको और सॉल्व करते हैं। इस टर्म को लेफ्ट साइड ले जाकर और स्क्वायर कर दिए हैं। यहाँ से हम पी का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। पी है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पी की हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम पी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पहले पी नहीं p² कैलकुलेट करते हैं। p² की ज़रूरत पड़ेगी जब हम मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हम करते हैं। जो आप इक्वेशन 2 देख रहे हैं ये है मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन, और इक्वेशन 3 है मोमेंटम कंजर्वेशन इन y डायरेक्शन। यहाँ पर देखिए इसका मोमेंटम हो जाएगा h/λ, इसका मोमेंटम तो 0 हो जाएगा, और फिर इसका मोमेंटम h/λ डैश, उसका x कंपोनेंट तोड़ेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, h/λ डैश cos थीटा। और इसका मोमेंटम हम p माने थे तो इसको p को कंपोनेंट तोड़ेंगे x में तो p cos फाई आएगा। और इसी तरह y डायरेक्शन में देख लेते हैं। y डायरेक्शन में इधर 0 है, इधर भी इसका भी 0 है। फिर इसका y डायरेक्शन हो जाएगा h/λ डैश साइन फाई, और ये कंपोनेंट टूटेगा तो माइनस y में जाएगा, तो हो जाएगा p साइन फाई, माइनस में हुआ। तो हमें इक्वेशन 2 एंड 3 समझ में आ गया है। अब देखते हैं 4 कैसे आ रहा है। इक्वेशन 4, दूसरे वाले इक्वेशन को पी कॉस फाई का वैल्यू निकाल कर उसका स्क्वायर कर देंगे, और तीसरे इक्वेशन से पी साइन फाई का वैल्यू निकाल कर स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड, तो हमें इक्वेशन 5 मिल जाएगा। तो ऐसा करके हम p² की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। हम एक p² पहले भी निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन 4 एंड 5 को ऐड कर देंगे तो हमें p² की वैल्यू मिल जाएगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से और एनर्जी कंजर्वेशन से जो p² का वैल्यू आया है वो दोनों बराबर होगा, क्योंकि वो p मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही है। ऐड करने के बाद हमें p² की वैल्यू पता हो गया, इक्वेशन 6 जो है। और ये जो इक्वेशन 1 है वो पहले वाला p² है, तो दोनों p² का वैल्यू बराबर होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 6 बराबर होंगे, तो p² बराबर कर देंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 6 का लेफ़्ट साइड बराबर ही है, राइट साइड अब बराबर कर देंगे दोनों का। तो बराबर करने के बाद सभी टर्म को फैक्टराइज कर देंगे a+b का होल ऑफ द स्क्वायर फार्मूले लगाकर। तो सॉल्व होकर हमारे पास आता है ये वैल्यू, फिर λ डैश दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाता है जो हम चाह रहे हैं। चेंज इन लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c ब्रैकेट में 1 माइनस cos थीटा। तो इसमें चेंज इन लैम्डा यानी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा को हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, और h/m0c को बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। m0 है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और h प्लैंक कांस्टेंट है, और c स्पीड ऑफ लाइट है। तो इसे देखते हैं, चेंज इन लैम्डा कब 0 हो, जब थीटा का वैल्यू 0 हो। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो 0 से पाई में और कोई ऐसा एंगल नहीं है 0 को छोड़कर जिस पर ये वैल्यू 0 हो जाए। इसका मतलब ये है कि लाइट के या फोटॉन के वेवलेंथ में चेंज हो ही जाता है इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के बाद। और जब हम थीटा एंगल पर अपना जब डिटेक्ट करता है लैम्डा डैश वाले वेवलेंथ वाले फोटॉन को, तो यही रिजल्ट फॉलो करता है। तो इससे पता चलता है कि एक लाइट एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। आप इस फिगर में देखिए, इसको हम एक
पार्टिकल ही माने हैं। जैसे एक कोई इसकी जगह कोई पार्टिकल रख दिया गया और पार्टिकल इस पार्टिकल से जैसे लड़ता है और कोलिजन होता है, सेम वैसा ही इस फोटॉन का भी स्कैटरिंग हुआ है। अगर इस लाइट को हम वेव मानते हैं तो क्या होता है? तो इस लाइट के वेव का इक्वेशन जो होता है उसे रखते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, तब हमें रिजल्ट कुछ और ही मिलता है। बट जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रियल में ऐसा सिचुएशन हमें मिलता है जो जब लाइट को एक फोटॉन मानकर कैलकुलेशन किए हैं तो जो इक्वेशन आया है वैसा ही रिजल्ट हमें मिलता है। तो जब लाइट को वेव मानते हैं तो इक्वेशन को फॉलो नहीं करता, यानी कि रियल में कुछ और हो रहा है और कैलकुलेशन करने के बाद जो वेव मानकर कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट कुछ और आ रहा है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपना वेव बिहेवियर नहीं शो कर रहा है। तो जब लाइट को वेव हम मानते हैं तो रिजल्ट क्या आता? तो क्लासिकल फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि जब एक वेव एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है तो उसके वेवलेंथ में चेंज ही नहीं होगा, यानी कि लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा हमेशा होगा ऐसा, यानी कि चेंज इन लैम्डा हमेशा 0 होगा। बट एक्सपेरिमेंटली हमें चेंज इन वेवलेंथ मिलता ही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये अब पक्का हो गया कि एक वेव प्योरली वेव ही नहीं है, वो वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर दोनों रखता है। अगर हमें पता करना हो कि ये इलेक्ट्रॉन किस एंगल पर रिकॉल हो रहा है तो हम ये भी पता कर सकते हैं, ये एंगल फाई। इसको कैलकुलेशन करते हैं। अब यहाँ इक्वेशन 3 से पी साइन फाई का वैल्यू निकालते हैं और इक्वेशन 2 से पी कॉस फाई का वैल्यू निकालते हैं। दोनों निकालने के बाद हम उसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8। फिर इक्वेशन 7 में इक्वेशन 8 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें tan फाई का वैल्यू मिल जाएगा ये, और इसको और कैलकुलेशन करते हैं और हमें tan फाई का वैल्यू मिलता है लैम्डा साइन थीटा अपॉन लैम्डा डैश माइनस लैम्डा कॉस थीटा। लैम्डा डैश है स्कैटर्ड फोटॉन का वेवलेंथ और लैम्डा इंसिडेंट वेवलेंथ है और थीटा है फोटॉन का स्कैटरिंग एंगल। तो यहाँ से हम फाई का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पता करनी हो तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी घटा देंगे, हम रिलेटिविस्टिक केस में लिखेंगे ना, और ये वैल्यू उसी के बराबर होगा जब फोटॉन स्कैटर्ड हो रहा है तो उसके एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है, वही जितना एनर्जी चेंज होगा वही टोटल एनर्जी उसका चेंज टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा। तो जैसे हम माने हैं लैम्डा वेवलेंथ का फोटॉन इंसिडेंट करा रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फ्रिक्वेंसी होगा जिसको हम न्यू से डिनोट कर रहे हैं, और स्कैटर्ड फोटॉन की फ्रिक्वेंसी न्यू डैश है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एच न्यू माइनस एच न्यू डैश, और वेवलेंथ के बाद टर्म में बात करेंगे तो हो जाएगा एच सी इंटू ब्रैकेट में हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ डैश। तो ये है काइनेटिक एनर्जी स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो ये है कॉम्पटन शिफ्ट का फार्मूला, जो वैल्यू होता है चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पर m0 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और थीटा है स्कैटर्ड फोटॉन का डिफ्लेक्शन। अब अलग अलग केस डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा? तो कॉम्पटन शिफ्ट के इक्वेशन में हम थीटा इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0, यानी कि चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश हो जाएगा। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार होगा कि लैम्डा वेवलेंथ का फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है और लैम्डा डैश यानी कि सेम वेवलेंथ से फोटॉन डिफ्लेक्ट हो जा रहा है या फिर स्कैटर्ड हो जा रहा है। तो स्कैटरिंग का मतलब यही होता है कि डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स इंसिडेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 डिग्री है, तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट कराया जा रहा है वेवलेंथ उसी डायरेक्शन में स्कैटरिंग हो जा रहा है। फिर
दूसरा केस देखते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू π/2 हो तो उस टाइम चेंज इन लैम्डा h/m0c आता है, जिसको हम कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, यहाँ पर m0 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस केस में देखते हैं डायग्राम कैसा होगा। तो ये डायग्राम, इसमें हम लैम्डा वेवलेंथ का लाइट फोटोन इंसिडेंट करा रहे हैं। तो स्कैटरिंग एंगल फोटोन का है π/2 यानी कि 90 डिग्री, और ये इलेक्ट्रॉन फाई एंगल से ये रिकॉल हो रहा है। तो इस केस में वेवलेंथ चेंज हो जा रहा है, और लैम्डा डैश जो वेवलेंथ है वो इस लैम्डा से ग्रेटर है, तो इसलिए इसको हम कुछ लॉन्गर वेवलेंथ से दिखाए हैं कंपेरिजन टू दिस। तो इसमें लैम्डा के करस्पॉन्डिंग फोटोन का कुछ एनर्जी होगा, इसमें लैम्डा डैश के करस्पॉन्डिंग फोटोन का कुछ एनर्जी होगा। तो जितने एनर्जी का डिफरेंस होगा उतना ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाता है, और उतने एनर्जी से उतने काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। तो उतने काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन रिकॉल हो जाता है। तो रिकॉल होना मीन्स पीछे हटना या फिर धक्का लगना। जैसे गन से बुलेट फायर करते हैं, तो जब बुलेट बाहर निकलती है गन से, तो गन पर पीछे की तरफ एक धक्का लगता है या फिर गन पीछे की तरफ हटती है। तो कॉम्पटन वेवलेंथ क्या है? इट इज़ द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे और गामा रे इन कॉम्पटन स्कैटरिंग व्हेन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ फोटॉन इज π/2 या फिर 90 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि जब फोटॉन का स्कैटरिंग एंगल 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों की वेवलेंथ में जो चेंज होता है, जितना डिफरेंस होता है, उसी को बोलते हैं हम कॉम्पटन वेवलेंथ। यहाँ m0 इलेक्ट्रॉन का मास है, तो कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम वैल्यू ये याद रखेंगे, ये होता है 2.43 पिकोमीटर। पिकोमीटर मीन्स 10⁻⁻12 मीटर। तो कॉम्पटन वेवलेंथ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि यह जब फोटॉन 90 डिग्री पर स्कैटर होता है, यही बताता है कि फोटॉन 90 डिग्री पर स्कैटर्ड हुआ है। इस पहले वाले केस में वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई एनर्जी में डिफरेंस नहीं है फोटॉन के, तो इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी नहीं मिल पाएगी। तो इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट में था, अब भी तो रेस्ट में ही रहेगा तब। अब देखते हैं तीसरा केस, जब थीटा इक्वल टू पाई हो। तो इसका कुछ डायग्राम इस प्रकार है। लैम्डा फोटॉन का लाइट इंसिडेंट फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और फिर लैम्डा डैश से पाई एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो इस केस में आता है चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू 2h/m0c, यानी कि यह है 2 टाइम्स कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 टाइम्स कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लैम्डा सी को हम कॉम्पटन वेवलेंथ बोल रहे हैं। तो जब थीटा इज इक्वल टू पाई होता है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है कॉम्पटन स्कैटरिंग में, और वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है? वो सिर्फ इक्वल होता है 2 टाइम्स कॉम्पटन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लैम्डा सी का वैल्यू हम रखते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ का 2.43 पिकोमीटर। पिकोमीटर को हम 10⁻12 मीटर लिख रहे हैं, और उसको फिर एंगस्ट्रॉम में चेंज कर दे रहे हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आता है एंगस्ट्रॉम में 0.0486 एंगस्ट्रॉम। मैक्सिमम कॉम्पटन शिफ्ट या फोटॉन के वेवलेंथ में मैक्सिमम चेंज कितना होगा? सिर्फ इतना ही। इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट बोल देते हैं 0.05 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई मान लीजिए 2 एंगस्ट्रॉम का वेवलेंथ का फोटॉन इंसिडेंट करा रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम वेवलेंथ में चेंज 0.05 एंगस्ट्रॉम का ही दिखाई देगा, और इसका एटर्ड फोटॉन इंसिडेंट फोटॉन के वेवलेंथ से ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर लैम्डा 2 एंगस्ट्रॉम है, तो लैम्डा डैश हो जाएगा 2.05 एंगस्ट्रॉम। यही मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ है। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो ढेर सारे क्वेश्चन हमारे मन में आ रहे थे उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वी एज्यूम इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट एट द टाइम ऑफ कोलिजन इन कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो इसका आंसर है, कोलिजन के समय इलेक्ट्रॉन को हम रेस्ट में मानते हैं, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन का मोशन भी कंसीडर करेंगे तो उसका मोशन कॉम्पटन स्कैटरिंग में बहुत ही लेस अमाउंट में पार्टिसिपेट करता है।
तो हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को एज ए एक्सपेरिमेंटल एरर के रूप में एज्यूम करते हैं और इसके मोशन को नेगलेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम एज ए रेस्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होने के बावजूद भी वो बहुत ही लेस अमाउंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में ले लेंगे तब भी कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो सिंप्लिसिटी के लिए जो भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का मोशन पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम एज ए एक्सपेरिमेंटल एरर मानेंगे और इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में मानेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वी इंसिडेंट एक्स रेज आर गामा रेज नॉट ऑर्डिनरी रेज। तो क्वेश्चन का मतलब है कि हम एक्सरे या फिर गामा रेज ही क्यों इंसिडेंट कराते हैं, लाइक ऑर्डिनरी रे क्यों नहीं इंसिडेंट कराते हैं। ऑर्डिनरी रेज मतलब कम एनर्जी वाला, लाइक विजुअल रेंज में जो भी लाइट है। तो ऐसा क्यों हम करते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सरे या फिर गामा रेज के लिए ही हमें रिजल्ट मिल पाता है, या फिर कहें हाई एनर्जी वाले के लिए ही डिटेक्ट हो पाता है कॉम्पटन स्कैटरिंग। जैसे अगर एग्जांपल से समझाऊं तो मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ हमने पीछे पढ़ा था, वो कितना था 0.05 एंगस्ट्रॉम। तो मान लीजिए हम 1 एंगस्ट्रॉम का एक लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम लाइट या फिर फोटॉन एक एक्सरे रीजन का लाइट है। तो हम ज़रा कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। तो चेंज इन लैम्डा हमने मैक्सिमम वैल्यू रखा है जब फोटॉन 180 डिग्री पर स्कैटर होता है, तो मैक्सिमम चेंज इन वेवलेंथ है 0.05 एंगस्ट्रॉम और हमने 1 एंगस्ट्रॉम का लाइट लिया है, तो ये आ रहा है 5%। अगर हम लेते हैं लैम्डा वेवलेंथ को 0.5 एंगस्ट्रॉम तो परसेंटेज चेंज कितना आएगा। अब हमने वेवलेंथ और छोटा ले लिया है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तो हमें परसेंटेज चेंज वेवलेंथ मिल रहा है 10%। तो वेवलेंथ छोटा ले लिया है तो ये पहले वाले से भी ज़्यादा एनर्जी का है। विजुअल लाइट का रेंज क्या होता है, वो होता है 4000 to 7000 एंगस्ट्रॉम। तो लेट हमने लैम्डा मान लिया 5000 एंगस्ट्रॉम, तो चेंज इन लैम्डा बाई लैम्डा इंटू 100 कितना आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ 0.001%। तो इसका मतलब है कि अगर हम विजुअल लाइट से कॉम्पटन स्कैटरिंग करते हैं तो वेवलेंथ में जो चेंज आ रहा है वो है 0.001%। ये इतना स्मॉल है कि ये डिटेक्टर से डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ये कैलकुलेशन इतना स्मॉल है कि ये कह रहा है वेवलेंथ में चेंज ही नहीं होगा, और इसमें चेंज इन लैम्डा का वैल्यू हमने मैक्सिमम रखा है। अगर ये मैक्सिमम ना रख के कुछ मीडियम वाला वैल्यू रखते हैं तो ये तो और छोटा होता। और जब हम वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम ले रहे हैं तो हमें 5% चेंज मिल रहा है वेवलेंथ में, और जब 0.5 एंगस्ट्रॉम ले रहे हैं तो हमें 10% चेंज मिल रहा है वेवलेंथ में। तो ये दोनों वेवलेंथ जो हैं वो एक्सरे रीजन का है या फिर कह लीजिए गामा का है। तो इस एक्सरे या फिर गामा रेज के लिए हमें एक कंसिडरेबल अमाउंट में हमें चेंज इन वेवलेंथ मिल रहा है, और विजुअल लाइट के लिए बहुत ही कम मिल रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि कॉम्पटन स्कैटरिंग सिर्फ एक्सरे या फिर गामा रेज के लिए ही हो पाता है, विजुअल लाइट के लिए नहीं हो पाएगा, ऑर्डिनरी रे के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कॉम्पटन स्कैटरिंग में एक्सरे इंसिडेंट कराते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, फोटॉन्स इंटरेक्ट विथ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन या फिर बाउंड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो कॉम्पटन स्कैटरिंग में हम फोटॉन इंसिडेंट कराते हैं वो फोटॉन मटेरियल के फ्री इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है या फिर बाउंड इलेक्ट्रॉन से। तो इसमें तो ऐसा है नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन को मटेरियल से बाहर निकाल लेंगे और उस पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे। तो इलेक्ट्रॉन तो मटेरियल में ही रहता है, अपने एटम के अराउंड मोशन करता रहता है, तो लाइट तो हमें मटेरियल पर ही इंसिडेंट कराना है। तो जब मटेरियल पर इंसिडेंट कराएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि लाइट सिर्फ बाउंड इलेक्ट्रॉन के पास जाए या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट हो। लाइट तो दोनों जगह जाएगी, फ्री इलेक्ट्रॉन के पास भी और बाउंड इलेक्ट्रॉन के पास भी। तो पहले तो इसका आंसर मैं बता दूं कि कॉम्पटन स्कैटरिंग में फोटॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट होता है और हमें रिजल्ट मिलता है
चेंज इन लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। तो लाइट या फिर कह लीजिए फोटॉन, वो तो दोनों के पास जा रहा है, तो हम ऐसा क्यों मान रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन से ही हम कॉम्पटन स्कैटरिंग कराएंगे, या फिर कॉम्पटन स्कैटरिंग सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन से ही हो पा रहा है, ऐसा क्यों? तो हमारा जो रिजल्ट आता है फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में चेंज इन लैम्डा का, उसमें हम मान लीजिए 1 माइनस कॉस थीटा उसको छोड़ दे रहे हैं अभी। तो एच बाई एम नॉट सी का वैल्यू कितना आता है? वो आता है 2.43 पिकोमीटर इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन माने फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर हम कंसिडर करें बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ फोटॉन इंटरेक्ट हो रहा है, तो बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट होने का मतलब है कि वो रियल में उसके पूरे एटम के साथ इंटरेक्ट हो रहा है। तो एच बाई एम नॉट सी में जहाँ एम नॉट मास ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उस एम नॉट की जगह हमें पूरे एटम का मास रखना होगा। तो अब देखिए ये कैपिटल एम नॉट है, तो ये मास है एटम का, और यहाँ पर देखिए ये एम नॉट है, स्मॉल एम है जो फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मास जो है के लिए उसका रिजल्ट क्या रहा है? 2.43 पिकोमीटर। ये रिजल्ट इतना छोटा है। जब पूरे मास एटम का पूरा मास रखेंगे तो ये तो रिजल्ट बहुत ही छोटा हो जाएगा, और ये इतना छोटा हो जाता है कि फिर ये भी डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसको भी हम नेगलेक्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि फोटॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट हो ही नहीं रहा है। तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉम्पटन स्कैटरिंग में फोटॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठ रहा है कि चलो मान लिया फोटॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कोलिजन के बाद रिकॉल हो जाता है और एक फोटॉन हायर वेवलेंथ का स्कैटर होता है। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है कि जब फोटॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन करता है या फिर इंटरेक्ट करता है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस फोटॉन को एब्जॉर्ब पूरी तरह से क्यों नहीं कर लेता है? वो एक दूसरे वेवलेंथ का फोटॉन स्कैटर क्यों करता है, या फिर डेविएट क्यों करता है, स्कैटर क्यों करता है? तो इसका आंसर है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा तब एक साथ। अगर हम एनर्जी कंजर्व करा देंगे तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, अगर हम मोमेंटम कंजर्व करा देंगे तो एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, बल्कि दोनों एक साथ होना चाहिए कंजर्व। ऐसा नहीं हो पाता है दोनों एक साथ। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, इज कॉम्पटन वेवलेंथ इज ओनली एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन। तो कॉम्पटन वेवलेंथ क्या है? कॉम्पटन वेवलेंथ होता है एच बाई एम नॉट सी। तो इसमें एम नॉट जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि जो ये एम नॉट है वो हमेशा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही रखना होगा। कहने का मतलब ये है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग केवल इलेक्ट्रॉन के साथ ही हो पाएगा या फिर किसी और पार्टिकल के साथ भी हो पाएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉन के साथ ही हो पाएगा। कॉम्पटन स्कैटरिंग किसी भी पार्टिकल के साथ हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग के लिए सिर्फ एक फोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो। एक फोटॉन और एक दूसरा पार्टिकल भी कॉम्पटन स्कैटरिंग शो कर सकता है। तो ये था सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का जवाब। अगर आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख पाए हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी, और अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। थैंक यू।